अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नैब ने आज 190 मिलियन पाउंड केस और अलकादी ट्रस्ट स्कैंडल में 8 मुल्जिमान यानी साबिक वजीर आजम इमरान खान, मिर्जा शहजाद अकबर और उनके बेटे जियाउल मुस्तफा नसीम, सैयद जुल्फिकार अब्बास बुखारी, बुशरा इमरान खान और फरद शहजादी के खिलाफ एहतसाब अदालत में बाकायदा रेफरेंस दायर कर दिया है। ये रेफरेंस 8 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसके मुताबिक 15 जुलाई 2022 को इस केस की इंक्वायरी ऑथराइज की गई और फिर 20 अप्रैल 2023 को इसे इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया गया। नैब की इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह बात सामने आई है कि 2 दिसंबर 2019 को मुल्जिम नंबर 2 मिर्जा शहजाद अकबर ने मुल्जिम नंबर 1 इमरान खान को एक नोट पेश किया, जिसके मुताबिक बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने डिस्ट्रिक्ट जज से मुल्जिम नंबर 3 की फैमिली के टोटल 8 अकाउंट्स फ्रीज कराने का ऑर्डर जारी करवाया, जिनमें टोटल 14 करोड़ पाउंड्स की रकम मौजूद थी। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात में एक महंगी बरतानवी प्रॉपर्टी वन हाइट पार्क को भी शामिल किया गया था, जिसकी मालियत 5 करोड़ पाउंड थी। तो यूं टोटल मालियत 19 करोड़ पाउंड्स यानी 190 मिलियन पाउंड्स बनती थी। नैब के रेफरेंस के मुताबिक हाउसिंग सोसाइटी ने उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को गैर कानूनी माली फायदा पहुंचाया, जो कि 458 केनाल जमीन की सूरत में था, और ये जमीन मुल्जिम नंबर 5 जुल्फिकार अब्बास बुखारी के जरिए से ली गई थी, मगर उस जमीन को डोनेशन का रंग दे दिया गया, जो कि अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को दिया गया था, और उस ट्रस्ट के मुल्जिम नंबर 1 इमरान खान नियाजी फाउंडर और सेटलर थे, जबकि मुल्जिम नंबर 6 बुशरा इमरान इस ट्रस्ट की ट्रस्टी थी। रेफरेंस के मुताबिक तहकीकात से यह भी पता चला है कि जब मुल्जिम नंबर 1 इमरान खान नियाजी को यह माली फायदा पहुंचाया गया तो उस वक्त ना कोई ट्रस्ट वजूद में आया था और ना ही यूनिवर्सिटी का कोई वजूद था, और बदले में मुल्जिम नंबर 3 बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड्स में से आए 17 करोड़ पाउंड्स का सबसे बड़ा बेनिफिशरी था। हालांकि ये पैसे रियासत पाकिस्तान को मिलने थे। रेफरेंस के मुताबिक इस बेईमानी और बददियानती पर मबनी अमल को कवर करने के लिए, जिसमें मुल्जिम नंबर 3 को 17 करोड़ पाउंड्स का फायदा पहुंचाया गया था और बदले में मुल्जिम नंबर 1 इमरान खान नियाजी ने माली फायदा उठाया था, मुल्जिम नंबर 2 मिर्जा शहजाद अकबर ने मुल्जिम नंबर 1 इमरान खान नियाजी के साथ मिलकर 2 दिसंबर 2019 को एक नोट इमरान खान नियाजी को ही भेजा, और इस नोट में गलत मालूमात बयान की गई थी, जिसमें यह कह दिया गया कि रियासत पाकिस्तान को भेजे जाने वाले पैसे एक वजूद ना रखने वाली लायबिलिटी में एडजस्ट होने हैं, और फिर जानबूझकर गलत बयानी करते हुए यह कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का एक अकाउंट असल में रियासत पाकिस्तान का ही एक अकाउंट है। और फिर मुल्जिम नंबर 1 यानी साबिक वजीर आजम इमरान खान नियाजी ने बतौर वजीर आजम इस नोट की मंजूरी दे दी, जो 1973 के रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी थी, और फिर 3 दिसंबर 2019 को इस नोट को काबीना की इन कैमरा मीटिंग के सामने पेश कर दिया गया, और फिर काबीना से उस नोट के पैराग्राफ नंबर 10 की मंजूरी भी ले ली गई और काबीना के फैसले के तहत उस डॉक्यूमेंट को सील कर दिया गया। लेकिन इससे भी पहले मुल्जिम नंबर 2 मिर्जा शहजाद अकबर मुल्जिम नंबर 1 इमरान खान नियाजी के साथ मिलकर 6 नवंबर 2019 को बेईमानी और जाती मफाद को मद्देनजर रखते हुए बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को दस्तखत करके डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी दे चुके थे, यानी मुआहदे को खुफिया रखने की पहले ही कमिटमेंट दे चुके थे, और यह काम उन्होंने काबीना से मुआहदे की मंजूरी से पहले ही कर दिया था, क्योंकि काबीना से मंजूरी 3 दिसंबर 2019 को ली गई थी, मगर मिर्जा शहजाद अकबर ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को उससे 1 महीने पहले यानी 3 नवंबर 2019 को ही डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी पर दस्तखत करके उसे नेशनल क्राइम एजेंसी के हवाले कर दिया था। और इस खुफिया मुआहदे में जो बैंक अकाउंट रियासत पाकिस्तान का कहकर बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी को दिया गया, वो असल में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का वो अकाउंट नंबर था, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत हाउसिंग सोसाइटी के जुर्माने की अदायगी के लिए मुख्तस किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई 2018 को अपने हुक्म के तहत हाउसिंग सोसाइटी में जमीन का हुसूल गैर कानूनी करार देकर उस पर 460 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया था। इस रकम की अदायगी के लिए बैंक में अकाउंट खोला गया था, मगर बैरून मुल्क फ्रीज की गई रकम को जब पाकिस्तान के हवाले किया जाना था तो इसे 3 दिसंबर 2019 के काबीना के फैसले से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में उस हाउसिंग सोसाइटी के उस अकाउंट में मुंतकिल कर दिया गया, हालांकि ये रकम रियासत पाकिस्तान को दी जानी थी। रेफरेंस के मुताबिक रिकॉर्ड से वाज़ेह है कि मुल्जिम नंबर 3 यानी प्रॉपर्टी टाइकून ने 458 केनाल जमीन
अप्रैल 2019 में खरीदी और फिर उसे सैयद जुल्फिकार बुखारी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया। रेफरेंस के मुताबिक जब मुलजिम नंबर 1 इमरान खान नियाजी ने मुलजिम नंबर 3 को गैर कानूनी फायदा पहुंचाया तो फिर बदले में सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि 28.5 करोड़ रुपए भी अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट में ट्रांसफर किए, जबकि मुलजिम नंबर 3 ने अलकादिर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग भी 28 करोड़ रुपए की लागत से बना कर दी। और तहकीकात से पता चला है कि अलकादिर ट्रस्ट के लिए जमीन और रकम 17 करोड़ पाउंड का फायदा पहुंचाने के बदले में दी गई थी। रेफरेंस के मुताबिक तहकीकात से मजीद ये भी साबित होता है कि अलकादिर ट्रस्ट की जमीन को इस वादे के साथ मुख्तस करना कि उस पर यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी वो एक अदले और बदले के बंदोबस्त के तौर पर किया गया, जिससे 171 मिलियन पाउंड की एडजस्टमेंट मुलजिम नंबर 3 के जुर्माने की मद में कर दी गई ताकि इमरान खान को हासिल होने वाले जाती फायदे को छुपाया जा सके। रेफरेंस के मुताबिक मुलजिम नंबर 1 यानी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी ने उन फंड्स की गैर कानूनी ट्रांसफ़र में मरकज़ी किरदार अदा किया जो रियासत पाकिस्तान के पास आने थे, मगर पैसे ऐसे अकाउंट में गए जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम पर था और की ज़मीन की अदायगी के लिए मखसूस था। और इससे बिलाखिर मुलजिम नंबर 3 यानी प्रॉपर्टी टाइकून को फ़ायदा हुआ। उन्होंने यानी मुलजिम नंबर 1 ने 3 दिसंबर 2019 को काबीना के इजलास की सदारत की, जिसमें राजदारी का मुआहदा पेश किया गया और मुलजिम नंबर 2 मिर्ज़ा शहजाद अकबर की जानिब से दस्तखत करने की मंजूरी दे दी गई। ये साबित होता है कि उन्होंने यानी इमरान खान ने शहजाद अकबर और दीगर शरीक मुलजिमान के साथ मिलकर राजदारी के मुआहदे पर पहले से दस्तखत होने से मुताल्लिक काबीना को गुमराह किया और यह नहीं बताया कि फंड्स पहले ही मौसूल हो चुके हैं और रियासत पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय मुलजिम नंबर 3 की ज़मीन की अदायगी के लिए इस्तेमाल किए जा चुके हैं। इस लिहाज से रियासत पाकिस्तान के बजाय मुलजिम नंबर 3 तमाम मौसूला रकम के बेनिफिशरी बन गए। इसके अलावा काबीना इजलास में शरीक कुछ अराकीन ने दौरान तफ्तीश बताया कि जब इस मामले पर काबीना अराकीन ने बहस करना चाहिए तो इजलास की सदारत करने वाले मुलजिम नंबर 1 इमरान खान नियाजी ने मुदाखलत कर दी ताकि मामला बगैर किसी डिस्कशन के मंजूर हो जाए, जिसके बाद ये एजेंडा राजदारी की बुनियाद पर बगैर किसी बहस के ही मंजूर कर लिया गया। मुलजिम नंबर 3 और हाउसिंग सोसाइटी को यह गैर कानूनी फ़वाइद देने के बदले मुलजिम नंबर 1 इमरान खान नियाजी ने अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट की आड़ में माली फ़वाइद हासिल किए, जिनमें चंदे के नाम पर तकरीबन 458 केनाल ज़मीन, 285 मिलियन रुपए, अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट के लिए दीगर रज़ाकाराना खिदमात के अलावा अपनी फ्रंट पर्सन मुलजिमा नंबर 8 फरहत शहजादी के जरिए इस्लामाबाद के मौजा मोहड़ा नूर में 240 केनाल ज़मीन हासिल की। लिहाजा मुलजिम नंबर 1 ने नैब ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों के तहत करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के जराइम का इर्तकाब किया है, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। रेफरेंस के मुताबिक मुलजिम नंबर 2 एसेट रिकवरी यूनिट के साबिक चेयरमैन और साबिक मुआविन खुसूसी मिर्जा शहजाद अकबर ने मुलजिम नंबर 1 इमरान खान नियाजी के साथ मिलकर उन फंड्स की गैर कानूनी वसूली में इंतहाई अहम किरदार अदा किया जो रियासत पाकिस्तान को मिलना थे, मगर एक ऐसे अकाउंट में गए जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम पर था और हाउसिंग सोसाइटी की ज़मीन की अदायगी के लिए मखसूस था। और इससे बिलाखिर मुलजिम नंबर 3 को फ़ायदा हुआ। शहजाद अकबर ने इमरान खान के साथ मिलकर काबीना की मंजूरी से पहले ही बददियानती से 6 नवंबर 2019 को राजदारी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए और बदनीयती के साथ नेशनल क्राइम एजेंसी को वो अकाउंट रियासत पाकिस्तान के डेजिग्नेटेड अकाउंट के तौर पर दे दिया जो दरअसल हाउसिंग सोसाइटी के जुर्माने के लिए मुख्तस किया गया अकाउंट था। इसके अलावा मुलजिम नंबर 2 मिर्जा शहजाद अकबर ने मुलजिम नंबर 1 इमरान खान नियाजी के इल्म में लाकर उनके साथ मिलकर बदनीयती के साथ 2 दिसंबर 2019 को एक नोट मुलजिम नंबर 1 इमरान खान नियाजी को भिजवाया। 3 दिसंबर 2019 को जब ये नोट और गैर दस्तखत शुदा राजदारी का मुआहदा काबीना के इन कैमरा इजलास में पेश किया गया तो मुलजिम नंबर 2 और मुलजिम नंबर 1 इमरान खान नियाजी जानबूझकर और बदनीयती के साथ ये हकीकत छुपा गए कि राजदारी का मुआहदा पहले ही मुलजिम नंबर 2 ने 6 नवंबर 2019 को दस्तखत करके एनसीए को दे दिया था। चेयरमैन एसेट रिकवरी यूनिट की हैसियत से मुलजिम नंबर 2 मिर्जा शहजाद अकबर मरकजी शख्सियत थे जो नेशनल क्राइम एजेंसी और बरतानिया समेत बैरूनी हुकूमतों से मामला तय करने के बाद गैर कानूनी पैसा मुल्क में वापस लाने के जिम्मेदार थे। मुलजिम नंबर 2 मिर्जा शहजाद अकबर ने बरतानिया के मुसलसल दौरों और एनसीए से मुतादिद मुलाकातों से इस मामले में अपनी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट साबित भी की। अहम बात यह है कि एफबीआर, नैब, एफआईए और स्टेट बैंक के नुमाइंदे जो एसेट रिकवरी यूनिट के अराकीन थे उन्हें ना तो इस मामले से आगाह किया गया और ना ही इस अमल में शामिल किया गया जिसके तहत रकम रियासत पाकिस्तान के बजाय हाउसिंग सोसाइटी की जमीन की अदायगी के अकाउंट में चली गई। रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि मुलजिम मिर्जा शहजाद अकबर ने 2018 से 2019 के दौरान अपने मजमूम मकासद की तकमील के लिए जानबूझकर उन अराकीन को मुतल्ला नहीं किया
जो एसिड रिकवरी यूनिट के TORs के तहत इस मामले से मुताल्लिक थे। इससे कौमी खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ, जिसकी पूरी या अधूरी जिम्मेदारी मुल्जिम नंबर 2 यानी मिर्जा शहजाद अकबर पर आती है। लिहाजा मुल्जिम नंबर 2 मिर्जा शहजाद अकबर ने नैब ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों के तहत करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के जराइम का इर्तिकाब किया है, जिस पर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। नैब के रेफरेंस के मुताबिक मुल्जिम नंबर 3 यानी प्रॉपर्टी टाइकून के CEO डायरेक्टर के तौर पर पूरी तरह दीगर मुल्जिमान के साथ मिलकर इस साजिश में मदद की और साथ दिया, जिसके तहत रियासत पाकिस्तान के लिए मुख्तस रकम की 460 अरब रुपए की अदायगी वाले अकाउंट में चली गई। इस इकदाम से कौमी खजाने को 190 मिलियन पाउंड का बड़ा नुकसान हुआ। मुल्जिम नंबर 3 ने बरतानिया से रकम की गैर कानूनी मुंतकली, उस रकम की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकली और मुल्जिम नंबर 1 इमरान खान नियाजी से गैर कानूनी फवाइद हासिल करने के बदले उन्हें माली फवाइद दिए, जिनमें अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट को अतिया करने की आड़ में जमीन की मुंतकली 285 मिलियन रुपए और दीगर रजाकाराना खिदमात मुल्जिम नंबर 1 इमरान खान नियाजी को देना शामिल है। लिहाजा मुल्जिम नंबर 3 ने नैब ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों के तहत करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के जराइम का इर्तिकाब किया है, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। नैब के रेफरेंस में मजीद लिखा है कि मुल्जिम नंबर 5 जुल्फी बुखारी, जो 26 दिसंबर 2019 से लेकर अप्रैल 2020 तक अलकादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी रहे, उन्होंने इस जुर्म की मुआवनत में कलीदी किरदार अदा किया है। ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने 458 केनाल से जायद ज़मीन 10 म्यूटेशंस के जरिए हासिल की थी, जो मुल्जिम नंबर 3 के अलकादिर ट्रस्ट की तख्लीक से पहले ही खरीदी गई थी। और इस अरेंजमेंट ने जुल्फी बुखारी को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का फ्रंट मैन बना दिया है। जिस दौरान जुल्फी बुखारी के जरिए ज़मीन अलकादिर ट्रस्ट को ट्रांसफर हो रही थी, तो इसी दौरान प्रॉपर्टी टाइकून को इमरान खान और शहजाद अकबर की तरफ से गैर कानूनी फेवर्स दी जा रही थी। साथ ही जुल्फी बुखारी उस मीटिंग में भी मौजूद थे, जिसमें रियासत की रकम को हाउसिंग सोसाइटी के लायबिलिटी अकाउंट में ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई थी। लिहाजा दस्तयाब डॉक्यूमेंट्री और ज़बानी शवाहिद से साबित होता है कि जुल्फी बुखारी नैब ऑर्डिनेंस की शिकों के तहत करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के जराइम में मुलविस हैं। रेफरेंस के मुताबिक मुल्जिमा बुशरा बीबी इमरान खान के साथ अलकादिर ट्रस्ट के बनते ही उसकी ट्रस्टी हैं और इमरान खान ने गैर कानूनी कामों में अहम किरदार अदा किया है। रिकॉर्ड पर काफ़ी सबूत मौजूद हैं जो ये जाहिर करते हैं कि जो चंदा प्रॉपर्टी टाइकून और उनकी सोसाइटी ने अलकादिर ट्रस्ट को दिया है, वो एक गैर कानूनी फायदा है जो मुल्जिम इमरान खान को एक फेवर के बदले में दिया गया है। इमरान खान की अहलिया और मुल्जिमा बुशरा बीबी ने यह तस्लीम किया है कि उन्होंने के मालिक से जायदाद की रसीद, माली फायदा और दीगर कीमती साजो सामान हासिल किया है। इसके अलावा बुशरा बीबी ने चंदे की वसूली के मुआहदे पर दस्तखत करके जुर्म के इर्तिकाब में मुआवनत फराहम की है। बुशरा बीबी अलकादिर ट्रस्ट प्रोजेक्ट के अकाउंट की शरीक दस्तखत कुनंदा भी हैं। काफ़ी दस्तावेजी और ज़बानी शवाहिद रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जो जामे तौर पर यह साबित करते हैं कि बुशरा बीबी ने नैब कवानीन के तहत करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का इर्तिकाब किया है। नैब रेफरेंस के मुताबिक मुल्जिम जो 2008 से 2015 तक हाउसिंग सोसाइटी के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर रहे हैं, उन्होंने गैर कानूनी कामों में अहम किरदार अदा किया है। तहकीकात से यह बात साबित होती है कि वो बरतानिया के मुख्तलिफ बैंकों में उन अकाउंट्स के होल्डर थे जिन्हें बरतानिया ने फ्रीज किया हुआ था। रिकॉर्ड पर काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं जो ये जाहिर करते हैं कि उन्होंने इमरान खान, शहजाद अकबर और प्रॉपर्टी टाइकून की गैर कानूनी तौर पर उन फंड्स की मुंतकली में मुआवनत और मदद फराहम की है जो दरअसल रियासत पाकिस्तान के थे, लेकिन उन्हें उस अकाउंट में मुंतकिल किया गया जो हाउसिंग सोसाइटी पर जुर्माने की मद में पैसे जमा कराने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा उन्होंने 240 केनाल और 6 मरले की ज़मीन इमरान खान और बुशरा बीबी की फ्रंट खातून और अलकादिर ट्रस्ट की ट्रस्टी फरद शहजादी को मुंतकिल की। इस ज़मीन की मुंतकली 3 म्यूटेशंस के जरिए हुई, लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं जिससे साबित होता हो कि ये एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन थी। रिकॉर्ड पर काफ़ी दस्तावेजी और ज़बानी शवाहिद मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि मुल्जिम नंबर 7 नैब कवानीन के तहत करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस है। रेफरेंस के मुताबिक मुल्जिमा फरद शहजादी ने मुल्जिम इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए फ्रंट खातून का अहम किरदार अदा किया है। 22 जनवरी 2022 को फरहद शहजादी को अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया और उनकी मुल्जिमा बुशरा बीबी से वाबस्तगी साबित शुदा है। तहकीकात के दौरान यह सामने आया है कि अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट का ट्रस्टी बनने से थोड़ा पहले 240 केनाल और 6 मरले की ज़मीन हाउसिंग सोसाइटी के जरिए फरहद शहजादी के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई और इसके लिए कोई रकम नहीं ली गई। इस ट्रांजेक्शन से यह भी जाहिर होता है कि यह कीमती ज़मीन उस गैर कानूनी माली फायदे का हिस्सा है जो मुल्जिम इमरान खान और उनकी अहलिया को एक गैर कानूनी फेवर के बदले में फराहम की है। रिकॉर्ड पर ठोस दस्तावेजी और ज़बानी शवाहिद जामे तौर पर यह साबित करते हैं कि फरागोगी नैब ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ शिकों के तहत करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलविस हैं। नैब रेफरेंस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 23 नवंबर 2023 के अपने फैसले में यह हिदायत की थी कि जो फंड्स बरतानिया में आए हैं उन्हें हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल किया जाए और दरअसल मुअज़्ज़ज़ अदालत ने इस मामले पर इस मुहावरे का इस्तेमाल भी किया था
कि किसी एक शख्स को अदायगी करने के लिए किसी दूसरे शख्स को लूटना, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि जो रकम नेशनल क्राइम एजेंसी ने फ्रीज की थी उसे हाउसिंग सोसाइटी पर आयद होने वाले जुर्माने की मद में एडजस्ट नहीं किया जा सकता था। नैब रेफरेंस के मुताबिक इस केस में तमाम 8 मुल्जिमान को मालूमात देने के लिए मुतादिद मौके फराहम किए गए, मगर उन्होंने जानबूझकर बदनीयती के साथ एक या दूसरा बहाना बनाकर मालूमात देने से इनकार कर दिया। मुल्जिमान के जवाबात से यह साबित होता है कि उनके पास अपने दिफा के लिए और इल्जामात को रद्द करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए तमाम लोग नैब कवानीन के तहत जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। नैब रेफरेंस के मुताबिक नैब ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की दरख्वास्त आगे भेज दी है और इसके जवाब का इंतजार है, और जैसे ही जवाब आता है उसे अदालत के सामने रखा जाएगा। और अब तक तहकीकाती कार्रवाइयों और उनकी फाइंडिंग्स के मुताबिक यह बात साबित होती है कि तमाम मुल्जिमान ने एक दूसरे की मिली भगत के साथ नैब की मुख्तलिफ शिकों के तहत करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के जुर्म का इर्तिकाब किया है। तहकीकाती रिपोर्ट और गवाहों की फहरिस्त की दस्तावेज को इस रेफरेंस के साथ मुंसलिक किया जा रहा है, जिसे इस रेफरेंस के लाजमी हिस्से के तौर पर पढ़ा जाए। नैब रेफरेंस में चेयरमैन नैब ने अपनी मंजूरी देते हुए कहा है कि जो मवाद मेरे सामने रखा गया है वो मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए ठीक और जायज़ है, क्योंकि रिकॉर्ड पर रेफरेंस दायर करने के लिए ठोस मवाद मौजूद है। इसलिए मैं ये मामला नैब ऑर्डिनेंस के तहत एहतसाब अदालत को भिजवाता हूँ और ये दरख्वास्त की जाती है कि मुल्जिमान का ट्रायल किया जाए और उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाए। नैब का ये रेफरेंस है जिसमें 8 मुल्जिमान नामजद किए गए हैं और उन पर 190 मिलियन पाउंड और अलकादरी स्कैंडल से मुतालिक मुख्तलिफ नौइयत के इल्जाम लगाए गए हैं। नैब के रेफरेंस में नेशनल क्राइम एजेंसी ने प्रॉपर्टी टाइकून की 190 मिलियन पाउंड की जो रकम पाकिस्तान भेजी थी उसे रियासत का पैसा करार दिया गया है और इल्जाम आयद किया गया है कि अलकादरी ट्रस्ट की ज़मीन और डोनेशन के बदले इमरान खान की हुकूमत ने इतनी बड़ी रकम उन्हें वापस कर दी और उनकी लायबिलिटी अकाउंट में एडजस्ट कर दी। मगर इमरान खान, शहजाद अकबर और खुद प्रॉपर्टी टाइकून ये मौक़िफ़ है कि एनसीए ने यह रकम रियासत पाकिस्तान को नहीं भेजी थी बल्कि उन्हें ही वापस कर दी थी। मगर इस स्कैंडल से जुड़ी कुछ ऐसी दस्तावेज़ात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जो खुद ये वाज़े कर रही हैं कि उनके खिलाफ बरतानिया में जो 190 मिलियन पाउंड का जुर्माना हुआ था वो पैसे वापस उन्हें नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम को मिलने थे। बरतानिया में जिस तहकीकाती एजेंसी ने यह रकम फ्रीज की थी, यानी नेशनल क्राइम एजेंसी ने खुद 3 दिसंबर 2019 को अपनी प्रेस रिलीज में लिखा था कि ये असासे रियासत पाकिस्तान को वापस कर दिए जाएंगे। ये प्रेस रिलीज आप इस वक्त स्क्रीन पर अपने सामने देख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, उस दिन खुद शहजाद अकबर की सरबराही में एसिड रिकवरी यूनिट ने भी अपनी प्रेस रिलीज जारी की थी और उसमें भी लिखा था कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस बात पर रजामंदी जाहिर की है कि यह रकम फौरी तौर पर रियासत पाकिस्तान को वापस कर दी जाएगी। ये दस्तावेज भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। इसके अलावा 3 दिसंबर 2019 को, यानी उसी दिन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने भी 190 मिलियन पाउंड की इस डील से मुतालिक प्रेस रिलीज जारी की थी और उसका टाइटल ही ये था कि पाकिस्तानी अवाम को 190 मिलियन पाउंड की वापसी पर मबनी नेशनल क्राइम एजेंसी की सेटलमेंट पर रद्द-ए-अमल। और अपनी प्रेस रिलीज में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया ने पाकिस्तानी अवाम को इस रकम की मुंतकली को खुश आइंद करार दिया था। ये डॉक्यूमेंट भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। मगर सिर्फ ये एक मामला नहीं है, नैब ने रेफरेंस में काबीना इजलास के जरिए मंजूरी लेने का मामला भी उठाया है जो खुद एक बड़ा स्कैंडल है, क्योंकि 3 दिसंबर 2019 को शहजाद अकबर ने एनसीए की डील से मुतालिक जिस लिफाफे पर काबीना से मंजूरी ली थी उसे काबीना अराकीन के सामने खोला ही नहीं गया था और बंद लिफाफे पर ही काबीना से दस्तखत ले लिए गए थे। इस बात का एतराफ़ खुद इमरान खान की काबीना के साबिक अराकीन फैसल बाउडा, शेख रशीद, फवाद चौधरी, मलिक अमीन असलम और परवेज़ खटक कर चुके हैं। अलकादर ट्रस्ट के मामले में बंद लिफाफे को मंजूर किया काबीना से, तो आप नहीं समझते कि खुद आप लोगों ने भी ओहद की खिलाफ वर्जी की? मैं मानता हूँ ऐसे हुआ कि हमें कैबिनेट मीटिंग थी, हमें बताया गया कि इस लिफाफे में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लंदन में पकड़ा गया 190 मिलियन पाउंड्स। और वो किसने बताई? शहजाद अकबर ने या प्राइम मिनिस्टर ने? शहजाद अकबर ने। हमें क्या एतराज़ था अगर कोई कहे कि गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है। मुझे अगले दिन किसी को, हम बैठे हुए थे 2-3 वजीर, उन्होंने बताया कि ये तो ये था। मैंने कहा मुझे बता देते, मैं बोल लेता, आप तो नहीं डरते हो, नहीं बोल सकते हो, तो मैं इस पर ऑब्जेक्शन कर सकता था। उस वक्त हमें बिल्कुल समझ नहीं है कि फिर हाथ से निकल चुका था। जबकि काबीना के बाकी अराकीन में से भी किसी ने अवामी सतह पर आज तक ये नहीं कहा कि उन्हें यह लिफाफा खोलकर दिखाया गया था। जो काबीना अराकीन आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं या रूपोश हैं मगर साथ खड़े हैं और रोज़ाना सोशल मीडिया पर पैगाम भी जारी करते हैं, उन्होंने भी आज तक ये नहीं कहा कि इमरान खान और शहजाद अकबर ने उनसे खुफिया मुआहदे पर नहीं बल्कि खुली दस्तावेज़ पर उन्हें सब कुछ दिखाकर दस्तखत कराए थे। जबकि इस हवाले से एक और अहम इंकशाफ भी सामने आया है कि जिस काबीना इजलास में 190 मिलियन पाउंड का मामला रखा गया वो तो उस इजलास के एजेंडे में शामिल ही नहीं था, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहजाद अकबर को नॉन एजेंडा आइटम के तौर पर उसे पेश करने की इजाज़त दे दी। जितने भी मुल्जिमान हैं उनके मौक़िफ़ के लिए हम राब्ता कर रहे हैं, वो मौक़िफ़ देना चाहें इस प्रोग्राम में दे सकते हैं। वो इल्ज़ाम से ज़रूर इनकारी हैं, नैब के इल्ज़ाम हैं, अब नैब ने साबित करने हैं। प्रोग्राम में भी शामिल करते हैं।
कल तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने जा रही है, लेकिन इमरान खान की जानिब से चेयरमैन के लिए नामजद बैरिस्टर गौहर अली खान के नाम पर पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। और इस अहम मरहले पर जहां इमरान खान के खिलाफ केसेस में पेशरफ्त हो रही है, जहां इंट्रा पार्टी इंतखाबात होने जा रहे हैं, वहीं पार्टी रहनुमा इमरान खान के खानदान में अंदरूनी इख्तलाफात बढ़ने की भी खबर दे रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि इस हवाले से मजीद ऑडियोज़ भी सामने आ सकती हैं। आज इकराम जुनैदी की खबर के मुताबिक नए आने वाले रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई के चेयरमैन के लिए नामजद करने के फैसले ने पार्टी के अंदर इख्तलाफात पैदा कर दिए हैं। कुछ लीडर्स उनकी नामजदगी को साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नामजदगी से जोड़ रहे हैं, जिस पर इमरान खान को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। खबर के मुताबिक पार्टी ज़राए ने बताया है कि गौहर खान को इस अहम ओहदे के लिए नामजद करते हुए पार्टी के कई पुराने रहनुमाओं जैसा कि अली मोहम्मद खान, सेनेटर हुमायूं मेमन और एडवोकेट हामिद खान को नजरअंदाज किया गया है। पीटीआई के एक रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि गौहर खान, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन के एसोसिएट हैं और पीपल्स पार्टी से उनकी कुर्बत की वजह से गौहर खान को चेयरमैन के लिए नामजद करना अच्छा फैसला नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि बदकिस्मती से इमरान खान ने दोबारा उस्मान बुज़दार की तरह का एक तजर्बा किया है, जो उन्हें मुश्किल वक्त शुरू होते ही छोड़कर चले गए थे। पार्टी चेयरमैन की पोजीशन बहुत नाजुक होती है और वो पार्टी के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है। पीटीआई के इस रहनुमा ने इमरान खान की बहनों और उनकी बीवी बुशरा बीबी के दरमियान तनाव की भी तस्दीक की और दावा किया कि जेल में केस की समाअत के मौके पर मर्दों के एक गिरोह ने बुशरा बीबी के साथ बदतमीजी की थी और उसके अगले ही दिन इसी तरह का सलूक इमरान खान की बहनों के साथ भी किया गया। बिना किसी सबूत के उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमें इस बात का पुख्ता यकीन है कि इन नारों के पीछे खवातीन का ही हाथ था। कल बुशरा बीबी की अपने और इमरान खान के वकील सरदार लतीफ़ खोसा के साथ गुफ्तगू की एक ऑडियो लीक सामने आई थी, जिसमें बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों के दरमियान इख्तलाफ का तासुर सामने आया। इस हवाले से आज जब इमरान खान की बहन अलीमा खान से सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि इख्तलाफ हो या ना हो, सब इमरान खान के साथ खड़े। अगर घर की खवातीन के ऊपर जाएंगे और हमारी शर्म और हया ख़त्म हो जाएगी सबकी, तो कल आपकी भी शायद घर वाली, आपकी बेगम की भी हम सुन रहे होंगे। कहीं ना कहीं इख्तलाफात थे बुशरा बीबी के और आपके दरमियान। क्या कर रहे हैं? क्या? एक सेकंड, इख्तलाफ हो या ना हो, इमरान खान जेल में है, सारे उनके लिए खड़े हैं, ठीक है? और अगर आप जैसे लोग जब कैमरा लेकर खड़े हो जाते हैं और तमाशा बनाना ढूंढ रहे होते हैं, और एक इमरान खान जेल में बैठे हैं जिनको सजाए मौत हो सकती है। पीटीआई के कई रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान के अलावा पीटीआई के नए सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत की भी पार्टी में शमूलियत और इतने अहम ओहदे मिलने पर एतराज़ उठा रहे हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा था कि पार्टी में एकदम ऐसे कारकुन आ गए हैं जिनका हमें पता भी नहीं और पार्टी में लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये खबरें भी आई कि आपने कोई रहनुमा है पार्टी के, ज़ाहिर वो वकील भी हैं, गालिबन मरवत साहब के बारे में आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है इमरान खान साहब से? हाँ जी, किया है। देखिए, एक तो ये है कि ये तो बहुत ही नए कारकुन है जो हमें तो पता नहीं कि पार्टी में कभी थे नहीं, अभी एकदम कहीं से आए हैं और वो पार्टी में लीडर बनने की कोशिश कर। मेरे नज़दीक जब तक कि किसी को वक्त के साथ आजमाया ना हो, उसको किसी अहम ऑफिस पर नहीं बिठाना चाहिए। जबकि तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शुएब शाहीन ने कल तहरीक इंसाफ ही के सेनेटर अली जफर पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्हें बुध को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। वो तोशाखाना केस के खिलाफ दायर अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। पार्टी में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इमरान खान के ख़ानदान में कशीदगी की खबरें सामने आ रही हैं, केसेस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और मज़ीद ऑडियो सामने आने की खबरें भी सामने आ रही हैं। जबकि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से भी राब्तों की खबर अब सामने आ रही है कि वो राब्ता करने की कोशिश कर रही है और ताल्लुकात इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। क्या सदाकत है? हमारे साथ ऐसे दो सहाफ़ी मौजूद हैं जिन्होंने इस हवाले से पहले ही खबर दी थी। मुनीफ फारूक साहब और कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ फारूक साहब, आपसे पहले आपने ज़ाहिर खुद भी पहले कंडेम किया इस बात को कि ऑडियोज़ नहीं आनी चाहिए, ये प्राइवेसी में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, एक अच्छा अमल नहीं है, मगर साथ ही बतौर सहाफ़ी एक खबर दी थी कि ऑडियोज़ आने वाली हैं और वो बहुत एम्बैरेसिंग होंगी। आपने साथ ही ये कहा था कि जो बुशरा बीबी हैं उनका अपना फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। क्या यही वो ऑडियो थी या मज़ीद कुछ ऐसा आने वाला है? और क्या ये लतीफ़ खोसा साहब के फ़ोन से हुआ या आपकी मालूमात के मुताबिक बुशरा बीबी का फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। जो मेरी मालूमात हैं और जिस बारे में मैंने इसके हवाले से खबर भी दी थी, मेरे नज़दीक तो ये है कि जो बुशरा बीबी साहिबा का फ़ोन है या जो भी डिवाइसेस वो यूज़ कर रही हैं, मुझे नहीं पता वो एक है, दो है, जो भी है, वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और ये मुकम्मल ऑडियो नहीं है जो अब तक मैं इस पर अपना होमवर्क कर पाया हूँ। शायद इसके कुछ मज़ीद एक साथ इसकी दोबारा आए
शायद कुछ इससे भी ज्यादा कुछ तशवीशनाक चीज सामने आए, क्योंकि जब मैंने इसका जिक्र किया था अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो मैंने ये कहा था कि उससे कोफ्त होगी। तो अभी तक जो बात सामने आई है उसमें तो महज लतीफ खोसा साहब के साथ गुफ्तगू है, लेकिन शायद इससे ज्यादा थोड़ी सी डैमेजिंग चीजें मजीद आ सकती हैं। और लतीफ खोसा साहब का फोन इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज या सर्वेलेंस के अंदर नहीं होगा जितना बुशरा बीबी साहिबा का है। और ये बात कंफर्म है कि जो लीक हुई है वो अनफॉर्चुनेटली उन्हीं की डिवाइस से हुई है। गो कि मैं दोबारा आपकी तवज्जुह से मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि मैं बहसीयत काम पाकिस्तानी इस अमल को बिल्कुल ना जायज तस्लीम करता हूँ, ना ही इसको कभी एंडोर्स कर सकता हूँ। लेकिन जैसे आपने फरमाया कि खबर है और बहसीयत सहाफ़ी मेरा काम है कि जो खबर मुझ तक पहुंचे उसकी वेरासिटी चेक करने के बाद मैं उसको रिपोर्ट करूँ। और कानूनी साहब, ज़रा आपने अपने व्लॉग में खबर दी, अब इस हवाले से ज़ाहिर इतलात तो आ रही थी कि पहले सदर साहब के ज़रिए, फिर बैकडोर के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात इस्तवार करने की तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है। फिर हमें नज़र आया शेर अफजल मरवा साहब बाकायदा जो तहरीक इंसाफ की रैली थी उसमें पाक फ़ौज के हक़ में नारे भी लगाते नज़र आए। क्या दूसरी तरफ से कोई बर्फ़ पिघलने के इम्कानात हैं? आपके ज़रा क्या कहते हैं? देखें, दो तरीके हैं इसको जज करने के। एक तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, दूसरा बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। जहाँ तक सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, आई थिंक उससे तो बहुत वाज़ेह है कि जो दूसरा फरीक है वो बिल्कुल भी किसी तरह की दिलचस्पी नहीं रखता इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात या चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन करने के हवाले से। और उसकी आज भी एक इंडिकेशन आपको मिली कि कैसे नैब ने बाकायदा तौर पर अब जो अलकादर ट्रस्ट का केस है उसमें रेफरेंस भी दायर किया है, और भी बहुत से ऐसे एविडेंसेस हैं। और जहाँ तक मेरी अपनी सेंस भी है और जो मालूमात भी हैं कि तहरीक इंसाफ और जो हमारे मुक़तदरा हल्के हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट है, उनके दरमियान जो एतमाद का फुकदान है वो इतना ज़्यादा है कि इस वक्त तो ऐसे कोई इम्कानात नहीं हैं कि इनके दरमियान किसी भी तरह की कोई मफामत, तो बहुत दूर की बात है कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन भी हो। और उसकी बहुत सी वजूहात भी हैं। ये बात बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है कि तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब के साथ कुछ ऐसे लोग ज़रूर चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक पैचअप हो। उसमें हमने देखा कि जनरल नईम खालिद लोधी साहब की तरफ से एक बयान भी सामने आया, उनके ज़ाहिर है कि रवाबित हैं एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी, तहरीक इंसाफ में वो शामिल भी हैं। और भी बहुत से लोग जिनका ख्याल है कि एक ही तरीका है इस सारी दलदल से निकलने का कि अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो जाएं। लेकिन जो उसके अंदर रुकावट है, जो मेरी जो मुख्तलिफ वकला जो इमरान खान साहब से जेल के अंदर इंटरेक्ट करते हैं, उनके रवैये में भी कोई तब्दीली नहीं है। वो आज भी जो इंटरेक्शन करते हैं वकला के साथ, उनका मौक़िफ़ यही है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है या जो इदारे हैं वो उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, वो उनको मरवाना चाहते हैं। इवन जेल के अंदर वो ये भी कहते हैं कि लंदन प्लान को अभी भी वो दोहराते हैं। तो जब भी किसी दो फरीकैन के दरमियान कोई मफामत होती है तो मुझे तो इतना पता है कि पहला उसमें काम क्या होता है कि आप जो लफ्जी गोलाबारी होती है वो पहला CBM होता है। तो जो अभी तक जो सारी सिचुएशन है इस तरह की कोई इंडिकेशन नहीं है। बेशक तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों की ये ख्वाहिश ज़रूर हो, लेकिन दूसरी तरफ से देयर इज़ एब्सोल्युटली नो आप कह लें कि एपिटाइट एट दिस स्टेज कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ किसी भी तरह की मफामत की जाए। मुनीर साहब, मुझे याद है जब 9 मई का वाक़या नहीं हुआ था, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि जिस तरीके से नए आर्मी चीफ की तैनाती रोकने की कोशिश की गई, ये सारे के सारे मामला भुलाए नहीं गए हैं और जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं। फिर तो ज़ाहिर अब 9 मई का वाक़या हो गया। इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है पाकिस्तान की सियासत में, और अनफॉर्चुनेट है मगर ज़ाहिर है सियासत में ताकतवर है। तो ऐसे में कोई रूम बनता नज़र आता है तहरीक इंसाफ के लिए, कुछ अस्तवार हो जाएँ मामला, कुछ उन्हें इलेक्शन में रूम मिल जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए? शाहजेब साहब, ये दुरुस्त फरमाया आपने। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं ये बात जब से तैनाती हुई मैं उसके बाद भी कहता रहा, मुझे बहुत सी गालियां भी पड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों से। तो मैंने कहता रहा कि इस जुर्म की माफ़ी नहीं मिल सकती है, इस साजिश की माफ़ी नहीं मिल सकती। एज लेट एज टुडे, यानी आज की मैं बात करता हूँ, या एज ऑफ नाउ, एज वी स्पीक रादर, तो मैं ये कहता हूँ कि आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए ये एरिया आउट ऑफ बाउंड है। और किसी तरह का कोई रिप्रोचमा, किसी तरह का कोई डायलॉग पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी क़यादत के साथ मुमकिन नहीं है। आज तक नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है, मुकम्मल कोशिश की गई है, सर तोड़ कोशिश की गई है, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है बेंडिंग अप बैकवर्ड, वो तक किया गया है, फ्रंट रोल बैक रोल सब कुछ किया गया है,
लेकिन अब तक उसकी माफी नहीं मिल रही। उसकी एक बहुत बड़ी वजह शाहजेब साहब मैं पहले भी आपके सामने अर्ज कर चुका हूं, मैं लिख भी चुका हूं इसके ऊपर द न्यूज के अंदर, और आपके सामने भी अर्ज कर चुका हूं कि जो किया गया वो अनप्रेसिडेंटेड था और उसमें इमरान खान साहब की शमूलियत थी। उसे भुलाया नहीं जा सकता और ना ही जाएगा, एटलीस्ट आने वाले कुछ अरसे के अंदर भी। और जो किया गया वो इंस्टीट्यूशनल भी है और पर्सनल भी है। जाहिर बात है ये कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली है, बड़ा टॉक्सिक है। अगर ये दोनों चीजें मिल जाएं तो फिर तो आपको पता है ऐसी तैसी फिर जाती है। इमरान खान साहब ने बड़ी तफसील के साथ अपनी ऐसी तैसी फेरी है, और उनको जिसने भी मशवरा दिया कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब की तैनाती के अंदर एक साजिश करें, उन्होंने वो साजिश का हिस्सा बने की, उसका कोई डिनाइल नहीं है। उन्होंने ये सब कुछ किया, आज वो उससे जान छुड़ाए, लेकिन वो हकीकत उनकी जान छोड़ने को तैयार नहीं है। लिहाजा इस वक्त तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान साहब की उस टनल के अंदर एंट्री हो गई है, एग्जिट का रास्ता नहीं है। मगर कामरान साहब, हमने देखा है कि हिस्ट्री में कभी मोहतरमा, कभी नवाज शरीफ साहब रॉन्ग साइड पर जाकर खड़े हुए, लाइंस इतनी नहीं क्रॉस की थी जितनी 9 मई के वाक़े में या उससे पहले हुई हैं, मगर बहरहाल खड़े हुए, फिर रॉन्ग साइड से राइट साइड पर आ गए। अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं, तो आपको लगता है कि परमानेंट हो गया इमरान खान साहब के लिए, या कहीं ना कहीं रास्ता निकलेगा उनके लिए? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी और पॉलिटिक्स में भी वो कहते हैं ना कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज़। जो इंटरेस्ट होते हैं वो परमानेंट होते हैं। हिस्ट्री तो हमें यही बताती है, क्योंकि कई दफ़ा आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जिक्र किया, नवाज शरीफ का आप देख लें कि कितनी दफ़ा उनकी पॉलिटिकल ओबिचरी जो है वो लोगों ने लिखी, लेकिन अगेन ही इज़ वंस अगेन पाकिस्तान की सियासत में अभी भी एक्टिव है। लेकिन एक फ़र्क इमरान खान में और जो बाकी पाकिस्तान के सियासतदान रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि शायद वो जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी या नवाज शरीफ वो वाकई सियासतदान हैं। इमरान खान ऑन दी अदर हैंड प्रॉबली ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। अगर वो पॉलिटिशियन होते तो शायद इवन तरीके अदम एतमाद के बाद भी उनके पास ऐसे मौके थे। जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, उन्होंने जितना उनको लेवरेज दिया, शायद पाकिस्तान में तारीख रही है जब भी आप इक़्तिदार से हटे हैं या तो आप जेल गए हैं या आप जलावतन हुए हैं, लेकिन इमरान खान साहब को भरपूर एक मौका मिला। वो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी रह सकते थे नेशनल असेंबली में, 2 सूबों में उनकी हुकूमत थी, वन आफ्टर द अदर उन्होंने वो तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो गंवाए। वजह ये थी कि शायद लोग कहते हैं कि वो पॉलिटिशियन नहीं है। दूसरा, इमरान खान की आई थिंक जो कम बैक है वो इसलिए मुश्किल लगता है, दो कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि जो एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान के साथ जो 4.25 साल का तजुर्बा रहा है, उसमें कुछ चीज़ें बहुत वाज़े तौर पर सामने आई हैं। ज़ाहिर है कि माजी में भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स के साथ इश्यूज़ रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में एक राय ये पाई जाती है कि इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, एतमाद नहीं किया जा सकता। जब हम किसी डील या मफाहमत की बात करते हैं तो कोई तीसरा फरीक आके ज़मानत देने के लिए तैयार होता है। इमरान खान साहब की ज़मानत देने के लिए कोई तैयार नहीं है। दूसरा जो अहम फैक्टर है, जो तजुर्बा मैंने कहा कि उनका 4.25 साल का इस्टेब्लिशमेंट का रहा इमरान खान साहब के साथ, कि ये रियलाइजेशन हुई कि probably इमरान खान इज नॉट फिट टू बिकम प्राइम मिनिस्टर अगेन। कि जिस तरीके से उन्होंने रन किया, मतलब एक सेंस ये है कि ठीक है हर किसी के अपने कुछ मफादात होते हैं, शायद इमरान खान की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो अपने आप को हर चीज़ से अबव समझते हैं। यानी कि अपेरेंटली जो मेरी कुछ लोगों से बात हुई वो ये समझते हैं कि इमरान खान तो शायद पाकिस्तान से भी अपने आप को अबव समझते हैं। इसीलिए जब वो इक़्तिदार में रहे, वो जुडिशरी हो, वो आपकी फ़ौज हो, वो आपके बाकी तमाम इदारे हों, हर किसी के साथ, मतलब फॉरेन ऑफिस जैसे साइफर वाला सारा मामला है। आज भी मैं जब पाकिस्तान के सिफारतकारों से बात होती है, पाकिस्तान उसका जो नेगेटिव फॉल आउट है अभी तक उससे बाहर नहीं आया, जो डैमेज हुआ है। तो इन चीज़ों को सारों को सामने रखते हुए आई डोंट थिंक सो कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो भी मुक़तदरा हल्के हैं, अगेन दे वुड ट्रस्ट Imran Khan. But again, Pakistan की politics है, you never know, anything can happen. But I think in the near future या in coming years, I don't see Imran Khan is making a comeback. बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। इसराइल ने फिर फ़लस्तीन पे बमबारी शुरू कर दी है, दर्जनों हलाकतें हुई हैं। आपके सामने तफसीलात रखेंगे ब्रेक के बाद। 7 दिन की जंगबंदी के बाद आज दोबारा इसराइल ने गज़ा पर अपनी जारियत का आगाज़ कर दिया है। आज सुबह से अब तक इसराइली बमबारी से गज़ा में कम से कम 70 अफराद शहीद हो चुके हैं और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। इसराइल और हमास के दरमियान गज़ा में जंगबंदी का आगाज़ 24 नवंबर से हुआ था, जिसमें 2 मरतबा तौसी भी हुई, मगर आज सुबह जंगबंदी का वक्त ख़त्म हो गया और इसमें तौसी पर इतफाक़ भी नहीं हो सका। तो इसके बाद इसराइली फोर्सेस ने जंगी तैयारों और आर्टिलरी से गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों में
वहशियाना बमबारी दोबारा शुरू कर दी। इसराइली फोर्सेज ने जवाब पेश किया है कि हमास ने जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की थी और इसराइल की तरफ रॉकेट भी फायर किया था। वाज़ेह रहे कि कल अमरीकी सलामती काउंसिल के तर्जुमान जॉन किर्बी ने बयान दिया था कि इस वक्त अमरीका जंगी वक्फे में तोसी की हिमायत करता है लेकिन मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत नहीं करता। अगर इसराइल दोबारा हमास के पीछे जाने का फैसला करेगा तो इसे अमरीका की हिमायत हासिल होगी। सिर्फ यही नहीं, कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइली हुक्काम से मुलाकात के बाद तल अवीव में रिपोर्टर्स से बात करते हुए कहा था कि इसराइली हुकूमत ने जनूबी गजा पर दोबारा हमले शुरू करने से पहले सिविलियंस की हलाकतों को रोकने के लिए एक वाज़ेह मंसूबा बनाने पर इत्तफाक किया है। लेकिन आज जैसे ही जंगबंदी खत्म हुई तो इसराइली फोर्सेस ने पूरे गजा पर बमबारी शुरू कर दी, पनाह गज़ीन कैंप्स और घरों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 70 अफराद शहीद हो गए। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली आर्मी ने पैम्फलेट्स फेंक कर शहरियों को जनूबी गजा खाली करने का पैगाम पहुंचाया है। इसराइल ने जंग दोबारा शुरू कर दी है और हमास पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। टाइम्स ऑफ इसराइल और CNN के मुताबिक 7 दिन की जंगबंदी के दौरान हमास ने 81 इसराइली शहरियों को रिहा किया, जिनमें से अक्सर खवातीन और बच्चे थे और कुछ दोहरी शहरियत के हामिल अफराद थे। साथ ही हमास ने 24 गैर मुल्की यरगमालियों को भी रिहा कर दिया और बदले में मुआहदे के मुताबिक इसराइली जेलों से 210 फ़लस्तीनियों को रिहा कर दिया गया और ये सारे कैदी बच्चे या खवातीन थी। इसराइल का दावा है कि अब भी 137 यरगमाली हमास की हिरासत में है। वाज़ेह रहे कि जंगबंदी का मुआहदा इब्तिदाई तौर पर 4 दिन के लिए हुआ था और इसमें तौसी की शिक भी रखी गई थी, जिसके तहत 1 दिन के मजीद जंगी वक्फे के लिए 10 यरगमालियों को रिहा किया जाना था। इस शिक के तहत सीज़ फायर में 2 दफ़ा तौसी भी हुई, लेकिन तीसरी तौसी पर इत्तफाक नहीं हो सका, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया भर से तशवीश का इज़हार किया जा रहा है। इसराइल और हमास के दरमियान इन मुज़ाकरात में कतर मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है और अब भी अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद है। आज सुबह गजा में इसराइल की तरफ से दोबारा बमबारी पर कतरी वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी किया कि जंगबंदी के मुआहदे में तौसी ना होने और गजा में इसराइली जारियत के दोबारा आगाज़ पर कतर को बहुत अफसोस है। ताहम अब भी जंगबंदी के मुआहदे की बहाली के लिए दोनों जानिब से मुज़ाकरात जारी हैं, यानी अब भी जंगबंदी की उम्मीद जाहिर की जा रही है, कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन खुद इसराइल ने इस इरादे के साथ गजा पर दोबारा चढ़ाई कर दी है कि वो हमास के खात्मे तक जंग जारी रखेगा। लेकिन अमरीका ने इसराइल को खबरदार किया है कि इस मकसद के हुसूल के लिए अब इसराइल के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कल इसराइल की जंगी काबीना को खबरदार किया कि गजा में हमास के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए इसराइल के पास महीनों का वक्त नहीं होगा, क्योंकि बाइडेन इंतज़ामिया पर जंगबंदी के लिए अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ता जा रहा है। खबर के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मौजूदा रफ्तार के साथ जंग जारी रखने के लिए इसराइल को हफ्तों का वक्त दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।